गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्या होता है, जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर को बर्न करने के बाद वहाँ पर हमें राख मिलती है। जो राख मिलती है वो क्या है? एक नया सब्सटेंस है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। दूध से जब दही बन जाता है तो वहाँ पर भी क्या हुआ है? एक नया सब्सटेंस बना है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, और एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब क्या होता है कि केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें वो अपने सब्सटेंस जो है वो अपने पुराने स्टेट में वापस नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर मैंने वही पेपर को बर्न किया तो राख मिली है हमें। अब जो ये राख मिली है उससे आप वापस पेपर नहीं बना सकते। तो हम इसे हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज है वो कैसा चेंज होता है? ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, वो अपने पुराने स्टेट में वापस नहीं आ सकता। तो हिंदी में अगर हम बात करें, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अपने पुराने अवस्था में वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल फिजिकल चेंज के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास बर्फ है, तो बर्फ को जब हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है, और जब उसे वापस फ्रीज किया जाता है, जमाया जाता है, तो वापस वो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बना ही नहीं। ठीक है, जब वो बर्फ था तब भी वो H2O ही था, वाटर ही था, और जब वो लिक्विड में बदल गया तब भी वो H2O ही है, वाटर ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो हम कहेंगे कि ऐसा चेंज जो होता है वो कैसा होता है? फिजिकल चेंज होता है। बाकी उसके बाद एक हम कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है वो एक ऐसा परिवर्तन है जहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और जो फिजिकल चेंज या फिर जो भौतिक परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब वो अपने पुराने स्टेट में वापस आ सकता है। जैसे कि बर्फ को आप मेल्ट करके लिक्विड में बदल देते हैं, फिर वापस हम क्या करते हैं? उसे बर्फ में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया केमिकल चेंज किसे कहते हैं, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने केमिकल चेंज के बारे में लिख दिया है, यहाँ पर फिजिकल चेंज के बारे में लिख दिया है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो केमिकल चेंज की प्रोसेस होती है उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बाकी उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया कि केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। ये हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है। अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, अगर केमिकल चेंज नहीं हुआ तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, अब बात ये आती है कि हाँ, हमें कब पता चलेगा कि केमिकल चेंज कब हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज कब हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन कब हो रहा है? तो उसके लिए एक टॉपिक आता है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो इससे हमें पता चलेगा कि कब केमिकल चेंज होगा। ठीक है, और कब अगर वहां पर केमिकल चेंज होगा तो हम कह सकते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का बनना। तो अगर नया पदार्थ बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है? वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे अब कोई कह सकता है कि भैया आपने जो ये कहा है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा तो वहां पर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। तो हम कैसे मान लें कि नया सब्सटेंस बनने पर केमिकल रिएक्शन होगी? तो उसके लिए इसका क्या प्रूफ है? तो इसके प्रूफ में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके फिर हम बताते हैं कि वहां पर नया सब्सटेंस अगर बन रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर मैग्नीशियम का रिबन लिया। मैग्नीशियम के रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, जलाया। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो अभी यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड
बना है वो एक नया सब्सटेंस है, ठीक है, वो एक नया सब्सटेंस है और हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस तरीके से हमने पहला जो पॉइंट है वो प्रूफ कर लिया है कि नए सब्सटेंस के बनने से, नए पदार्थ के बनने से क्या होता है, वहां पर केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक ना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है कि जो मैग्नीशियम का रिबन है उसे जलाने से पहले, बर्न करने से पहले सैंड पेपर से, रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम में और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस से रिएक्ट करके एक लेयर फॉर्म कर लेता है जो यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने नहीं देता, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता। इसलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसे सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है, तब जाकर वहां पर क्या हो पाता है, जो मैग्नीशियम है वो कंप्लीटली बर्न हो पाता है। तो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका ये आंसर मैंने आपको बता दिया कि इसे क्यों सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे वाले क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो अगर कलर में चेंज आता है तो हम कह सकते हैं, अगर कलर में चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसका भी क्या प्रूफ है, तो इसका प्रूफ यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले रिएक्शन से। जैसे मैग्नीशियम जो होता है वो कैसा होता है, वो हमारा ग्रे कलर का होता है, ठीक है, और जब हम उसे जलाते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। तो देख रहे हो यहाँ पर कलर में चेंज आ गया, तो कलर में चेंज आ गया तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, वहां पर केमिकल चेंज हुआ है, वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जहां पर भी केमिकल चेंज होगा हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अच्छा, किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के होने के लिए वहां पर कितनी केमिकल चेंज होने की जरूरत होती है? तो कम से कम एक केमिकल चेंज होने की जरूरत तो होती है, और वहां पर एक से ज्यादा केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में, एक रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज्यादा केमिकल चेंज हो सकता है, एक से ज्यादा रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो केमिकल चेंज हो रहे हैं, एक तो कलर में चेंज आ रहा है और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पर दो केमिकल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा केमिकल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड केमिकल चेंज की। थर्ड केमिकल चेंज क्या है, तो थर्ड केमिकल चेंज जो है यहाँ पर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। तो गैस के निकलने से भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, भाई इसका प्रूफ क्या है, तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये भी एक्सपेरिमेंट आपके बुक में होगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ ग्रैन्युल्स ले लिए, जिंक के दाने ले लिए। फिर उसमें हमने क्या करा है, उसमें हमने यहाँ पर एसिड डाल दिया है, हमने यहाँ पर HCl एसिड लिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया है। फिर वहां पर हम उसे रबर की कॉर्ड से बंद कर देते हैं और उसमें एक ट्यूब लगा देते हैं। तो अभी होता क्या है कि जब यहाँ पर HCl Zn से रिएक्ट करता है, तो Zn से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना लेता है, ZnCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो अभी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली, तो लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वहां पर गैस रिलीज हुई है? तो उस गैस के रिलीज होने को चेक करने के लिए हम यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती को उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर जाते हैं। तो अगर वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो वो पॉप के साउंड के साथ बर्स्ट हो जाएगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हुआ है, वहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हुई है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि गैस का निकलना भी क्या होता है, गैस का निकलना भी एक केमिकल चेंज होता है, और कहीं पर भी अगर गैस निकलती है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था जो हमने प्रूफ कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर चौथे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, चेंज इन टेम्परेचर।
रंग में परिवर्तन। तो अभी यहाँ पर ये जो रंग में परिवर्तन हो रहा है, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, उसके लिए क्या प्रूफ है? तो उसके लिए भी एक हमारे पास प्रूफ है। तो अभी हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने एक टब लिया, ठीक है, उस टब में हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना, ठीक है, इसे हम चूना कहते हैं हिंदी में। तो हमने एक टब में चूने जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को के अंदर जब हम वाटर डालते हैं, उस टब के अंदर जब हम वाटर डालते हैं, तो वो जो पूरा टब होता है ना, वो गर्म हो जाता है। वो टब गर्म हो जाता है और वहां पर टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। तो टेम्परेचर में चेंज आया, तो जिससे हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। और केमिकल चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है। तो अभी केमिकल रिएक्शन इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हीट एनर्जी को रिलीज करता है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट अपक्षेप का बनना। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन आपस में मिलते हैं और मिलकर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेते हैं, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, उसी को हम अपक्षेप कहते हैं। अब अपक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट का बनना है केमिकल चेंज, और वो हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर बेरियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट लिया, दोनों को रिएक्ट करा दिया। तो रिएक्ट कराने के बाद हमें एक व्हाइट कलर का पीपीटी मिला, सफेद कलर का अपक्षेप मिला, जिसे हम बेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, और हमें NaCl मिल गया। तो यहाँ पर एक पीपीटी बना है, यहाँ पर एक अपक्षेप बना है, और हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। और केमिकल चेंज हुआ है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स की मदद से दिखाने का जो तरीका होता है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों के प्रतीकों की मदद से दिखाने का जो तरीका होता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया बताया मैंने, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन बोली मैंने। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें लिखकर दिखाना है, और वो भी किसकी मदद से? इनके एलिमेंट्स के सिंबल्स की मदद से। तो इनके तत्वों के प्रतीकों की मदद से हमें एक समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर तत्वों के प्रतीक क्या है? यहाँ पर मैग्नीशियम एक तत्व है और उसका प्रतीक क्या है? Mg है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसका सिंबल जो है वो Mg है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा है? तत्वों के प्रतीकों की मदद से हमने एक केमिकल रिएक्शन को दिखाया है। और ये दिखाने का जो तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को तत्वों के प्रतीकों की मदद से, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो एलिमेंट्स के सिंबल्स की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो दिखाने का तरीका होगा, जो मेथड होगा, उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ दो साइड होते हैं। देख लो यहाँ पर दो साइड क्या होता है? एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। एक लेफ्ट साइड जो होगा उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड जो होगा वो प्रोडक्ट होता है। लेफ्ट साइड को अभिकारक कहा जाएगा, राइट साइड को उत्पाद कहा जाएगा। अभिकारक रिएक्टेंट कौन होते हैं? वो एलिमेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। प्रोडक्ट उत्पाद क्या होता है? जो हमारे रिएक्शन में बन जाता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये दो साइडें हमारे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें दोनों साइड हर एक एलिमेंट्स के एटम बराबर हो, हर एक तत्वों के परमाणु बराबर हो, दोनों साइड। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है इसका? कि अगर दोनों साइड हर एक एलिमेंट का एटम बराबर होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 ही होना चाहिए। अगर इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है,
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें दोनों साइड हर एक एलिमेंट का एटम बराबर नहीं होगा, हर एक तत्व का परमाणु जो है वो बराबर नहीं होगा। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात कर ली है कि अनबैलेंस किसे कहते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो अब बात यह है कि हमें ना बैलेंस, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसे बैलेंस करना पड़ता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो अब क्यों करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है और ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है भी। तो उसका आंसर ये होता है कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सत्यापित कर सकें। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना तो मास क्रिएट होता है ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है, ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना तो द्रव्यमान खत्म होता है। कहने का मतलब इधर जितना मास होगा इधर भी उतना ही मास होगा, इधर जितना द्रव्यमान होगा इधर भी उतना ही द्रव्यमान होगा। ना तो द्रव्यमान, अगर यहाँ पर मान लो मैंने 2 ग्राम ये लिया है 2 ग्राम ये लिया तो ये 4 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा मिल जाता मतलब वहां पर मास क्रिएट हो चुका है, अगर कम मिलता मतलब मास डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर द्रव्यमान ज्यादा मिलेगा तो मतलब वहां पर द्रव्यमान उत्पन्न हो चुका है, द्रव्यमान कम मिलता तो हम कहते हैं द्रव्यमान खत्म हो चुका है। लेकिन अभी कभी ऐसा नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा तो हम बता सकते हैं ये क्या है हमारा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एटम्स को बराबर करना पड़ता है। अब बैलेंस कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से बैलेंस करते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर हमें हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है बैलेंस करने के लिए, बाईं तरफ से शुरू करना है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, यहाँ भी 1 है। मैंने बॉक्स इसलिए बनाया कि बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बॉक्स के बाहर लिखना है जो लिखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 है। तो अब किस साइड ऑक्सीजन कम है, तो राइट साइड ऑक्सीजन कम है। जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो नंबर आपको मालूम होना चाहिए, वो नंबर क्या होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अभी यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो अभी इधर मैग्नीशियम 2 है लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है। तो अब कम किस तरफ है, तो कम अभी लेफ्ट साइड है। तो जिस साइड कम है अब हमें उस साइड मल्टीप्लाई करना होगा नंबर से। अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ